ओके, सो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वो पहले वाला पार्ट 1 बन जाएगा। ओके, नाउ बैक टू द रबी क्रॉप्स। देखो रबी क्रॉप्स फिर ऐसे ही पूरा चार्ट बना लेंगे। बेसिकली इसका कल्टीवेशन टाइम, कब बुआई होगी, तो बुआई का जो टाइमिंग होता है वो ठीक हो जाता है नवंबर दिसंबर का। नवंबर से दिसंबर तक इसकी बुआई होगी, ठीक है। बुआई जब होने के बाद ऑफकोर्स हार्वेस्टिंग कब होगा, तो हार्वेस्टिंग विल टेक प्लेस टिल यू कैन से मार्च, है ना। फरवरी मार्च आप रख ले चले कि मार्च महीने तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। साइंस में क्या दिया है, ठीक है। चलिए, तो अक्टूबर नहीं, नवंबर दिसंबर टू मार्च आपका इसका हार्वेस्ट हो जाएगा। हार्वेस्ट होने के बाद इसके क्रॉप्स क्या हैं, तो यू कैन से वीट हो जाएगा। उसके बाद में पी हो सकता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर जितने क्रॉप्स आएंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो आप पोटैटो लगा रहे हो, पोटैटो, आप मेज लगा रहे हो, नहीं मेज नहीं इसमें आएगा, मेज तो ऊपर आ जाता है ना। वीट, पी, पोटैटो, कैबेज नहीं, कॉलीफ्लावर मतलब खेती वो वाले जितने हैं, इन द सेंस कहने का कि अपना ये अच्छा सरसों, तोरी, अभी काला काला क्या है वो जो गांव में हो रखा है, हाँ बाबू बोलिए, जाने दीजिए। तो वीट, पी, पोटैटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर ये सब तो उगता ही उगता है। तो इस सब टाइप के क्रॉप हो जाएंगे। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे हमने किया था मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ वाटर, वैसे यहाँ देखो ये कौन से महीने में उगता है, ठंड वाला महीने में। ठंड के टाइम पानी हमें तो पीना ही चाहिए, लेकिन ठंड के समय ज़्यादा पानी पीते हैं या कम पानी पीते हैं, कम पीते हैं। पीना हालांकि कम नहीं चाहिए, पीना उस समय भी ज़्यादा ही पानी चाहिए, बट हम लोग ठंड की वजह से पीते कम है। तो यहाँ भी क्या है ना, नीड ऑफ वाटर बिकम लेस, मतलब कम पानी की आवश्यकता होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि खेत सूखा रहेगा, तो इनको ज़रूरत क्या होती है, सो दे नीड वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स की इनकी ज़रूरत होती है। वाटर ड्रॉपलेट्स कहने का मतलब है कि इनको ओस की बूंदें चाहिए। फॉग, आप घर जाके पापा मम्मी से पूछना, जितनी ज़्यादा अच्छी कुहासा पड़ेगा, कुहासा, फॉग, उतना अच्छा गेहूं का फसल होगा, उतने दाने मोटे मोटे होंगे, अच्छे होंगे, है ना। तो कुहासा, फॉग, क्यों कुहासा क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है, पानी है, ओस की बूंदे है वो, है ना। तो जितनी ज़्यादा ओस पड़ेगी, जितनी ज़्यादा आप स्प्रिंकलर यूज करोगे खेत में, जिसमें पानी एक बार में हा के नहीं जाए, पानी जो है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में गिरता रहे, दैट काइंड ऑफ थिंग इफ़ यू आर यूजिंग, आपकी फसल अच्छी होगी। सो लेस पानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, हमेशा चाहिए। डन। चलो अब आ जाते हैं हम लोग जेड क्रॉप में। जेड क्रॉप कल्टीवेशन का टाइम क्या हो जाएगा, सो कल्टीवेशन विल टेक प्लेस बाय अप्रैल, ठीक है। और इसकी हार्वेस्टिंग कब तक हो जाएगी, हार्वेस्टिंग भी इसका हो जाता है मई से जून तक, मैक्सिमम मई जून में हार्वेस्टिंग भी हो जाएगा। बुक में क्या दिया है, अच्छा है ही नहीं। चलिए, तो जेड क्रॉप अप्रैल, मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट करेंगे, सॉरी कल्टीवेट करेंगे, और हार्वेस्ट भी हो जाएगा ये मई जून तक, बहुत कम टाइम लगता है। मेजर क्रॉप्स कौन से हैं इसके, आपको बहुत अच्छा लगता है खाने में, वाटरमेलन, मस्क मेलन, है ना, तरबूज, खरबूज का छोटका वाला, है ना, कुकुम्बर, है ना, वही खीरा वगैरह। तो खीरा हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया। अब एक सिंपल सा बात बताऊं, वो जितना क्रॉप, वो जितना फसल है जिसमें पानी है, ऐसी सारी फसलें जिसमें पानी है, उनको क्रश करो तो पानी निकलेगा, वो सब क्या है, जेड क्रॉप है। लगभग वो सब क्या है, जेड क्रॉप है, जेड सीजन में उगता है। आप खीरे के अंदर जब आप खाते हो तो पानी चूता है, सिमिलरली खीरा से भी पानी निकलता है। जब आप तरबूज खाते हो तो पानी निकलता है, मस्क मेलन खाओ पानी निकलेगा। तो जितने भी फसल क्या
फल मतलब फूल नहीं, फल जिसमें से पानी निकले वो सब ज़ैद क्रॉप की कैटेगरी में ऑलमोस्ट आ जाएगा। इनके क्रॉप को क्या चाहिए, तो बहुत ज़्यादा नीडेड नहीं है वाटर की, ये लोग भी मीडियम वाटर में ही ग्रो कर जाते हैं, मीडियम वाटर रिक्वायरमेंट ही इनको भी होती है ना। चलिए डन। और ये होने को कहीं भी हो जाएगा, इसका रीज़न क्या होगा, तो ये हर जगह हो जाएगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऊपर वाला भी ऑलमोस्ट एवरीवेयर भारत में। हाँ, आपको केवल ध्यान ये देना है कि चूंकि ये ठंडे के समय में होने वाला क्रॉप है, तो ये कहाँ नहीं होगा, तो हिली एरियाज़ में नहीं होगा, बिकॉज वहाँ क्या हो जाती है ठंड के टाइम, बर्फ, स्नोफॉल। तो अगर बर्फ़ गिर जाए आपके खेत के ऊपर और बर्फ़ की लेयर बैठ जाए, तब तो आप कभी खेती कर ही नहीं पाएंगे। हेलो जी, चलो डन। तो ये अपना टॉपिक बाबू हो गया, सारा क्रॉपिंग सीज़न वगैरह आपको बता दिए, ठीक है। अब आपको आज और क्या बता दें, ये तो हो गया अपना, मिटा दें इसको ना, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोगों के पास कोई डाउट्स हैं। कल मैंने बोला था, तो अब आप मुझे अपने, अगर आपके पास कुछ डाउट्स है, कुछ आपको पूछना है एसएसटी के रिगार्डिंग कहीं से भी, तो पूछ लो, वो बता देते हैं अगला 5-7 मिनट के अंदर, 10 मिनट में। बोलिए, चलिए। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है इस साल, उसमें से आपको क्या कोई डाउट्स हैं, तो जस्ट स्पीक अप। चलो, तो सौम्या दीदी का कुछ डाउट है, अच्छा, साथ में मानसी दीदी का भी डाउट है। हाँ, उफ बाप रे, एक आध मुक्का तो रख दो। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, डिस्क्राइब हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ नेपाल। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू सर्व। देखो, सिंपल भाषा में क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखा है, में जो पॉलिसी या जो ड्राफ्ट की हुई आइटम्स हैं, वाई एवरीवन यूज टू फॉलो इट, या वाई दे ऑल एक्सेप्ट इट। कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। कभी आप देखो कि अगर आप गलती से न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा मीडिया में है, वो है ज्ञान व्यापी मस्जिद। ज्ञान व्यापी मस्जिद में 2 पक्ष हैं, क्योंकि मस्जिद है तो एक है मुस्लिम पक्ष और दूसरा है हिंदू पक्ष, जिसने ये क्लेम किया कि ज्ञान व्यापी मस्जिद जो था वो औरंगजेब से पहले वो शिव जी का मंदिर था। औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब और उन लोगों ने मिलके, मुगलों ने मिलके मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद खड़ा कर दिया, जिसमें के मतलब जिसके आज भी प्रूफ्स हैं। जो फव्वारा है, फव्वारा के नीचे शिवलिंग है, फलाना ठिकाना, अंदर में गणेश जी की मूर्तियां हैं, है ना, नंदी की मूर्ति है, प्रतिमा है, फलाना ठिकाना, बहुत सारी बातें हैं। अभी उस पर क्या चल रहा है, सर्वे चल रहा है, कोर्ट ने आदेश दिया। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मुसलमान पक्ष है, कोर्ट में केस हो गया, मुसलमान पक्षों ने भी ये कहा कि हमें देश के संविधान पे विश्वास है। अगर कोर्ट ये कहेगा कि हाँ वो मंदिर नहीं मस्जिद है, तो हम रख लेंगे उसे मस्जिद मान के। लेकिन अगर कोर्ट कहेगा कि नहीं वो मस्जिद नहीं मंदिर था, तो कुरान के अनुसार ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे अल्लाह के अलावा किसी और का हक है, वहाँ पे नमाज अदा करना हलाल है, मतलब हराम माना जाएगा, उसको दोजक मिलेगा नहीं, इन शॉर्ट नर्क में जाएगा, वो गलत है, ये कुरान कहता है। तो अगर मुसलमान पक्ष ने कहा कि अगर कोर्ट इस बात को सर्वे के बाद बोल दे कि वो मंदिर है, ओरिजिनली वो मंदिर है, वहाँ मस्जिद नहीं था, हम उसे मान लेंगे। तो आखिर मुसलमान पक्ष कैसे तैयार हो गया अपनी मस्जिद को छोड़ने को? बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो यही क्वेश्चन है कि क्यों संविधान को सब लोग मान लेते हैं कि जो संविधान कहेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो उसमें मेरा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। क्यों? देखो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री मेड on the basis of equality, on the basis of equality, it generally do not discriminates people within the society and protects everyone's rights। ध्यान से समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी देश का, वो क्या करता है, एक बराबरी समानता के आधार पे बनाया जाता है और वो किसी में बिना भेदभाव किए हुए सबके हक की रक्षा करता है। एग्जाम्पल समझो, आज अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद के मसले पर अगर मुसलमान पक्ष ये कहे कि हमको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं है, हम भारत के जुडिशियल सिस्टम को नहीं मानेंगे, तो हो सकता है कि जो मेजॉरिटी हिंदू है भारत का, वो कहे कि जब आपको मस्जिद के मामले में संविधान पे भरोसा नहीं है, तो संविधान ने इस मेजॉरिटी हिंदू देश के अंदर जो आपको बराबर रहने का अधिकार दिया, आप माइनॉरिटी थे। जिस समय इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ, भारत में जो मुसलमान थे उनकी संख्या 7% थी, ओनली 7%, आज बढ़ के ऑलमोस्ट 18% हो गया। फिर भी हमने 7% जब आप थे तब भी हिंदुओं ने आपको टॉर्चर नहीं किया, आपको बराबर का हक दिया, आपसे कोई अधिकार नहीं छीना। और आज आप 18% है, फिर भी आपको बराबर का हक है, कोई अधिकार नहीं छीना गया। सरकार कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रिजर्व करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है ना। तो अगर आपको मस्जिद के मसले पे संविधान पे भरोसा नहीं है, तो हमको आपके अधिकार के मसले पर भी हमको आप पे भरोसा, कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं है। कि अगर आपको मैं अच्छा लगता हूं तो मैं सब कुछ में अच्छा लगूंगा, तो मैं किसी चीज़ के लिए बुरा हूं और किसी चीज़ के लिए अच्छा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी अच्छा इंसान है तो अच्छा इंसान है, और बुरा इंसान है तो बुरा इंसान है। एक आतंकवादी किसी का अच्छा नहीं हो सकता, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि उसके बम से हिंदू भी मरता है और मुसलमान भी मरता है। तो चाहे वो किसी धर्म का हो, वो अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए बुरी है, सही नहीं है, तो आपके हक के लिए भी सही नहीं है। उसके तहत जो आपको बराबर का हक मिला वो भी नहीं मिलना चाहिए। मेरा लॉजिक समझ पा रहे हो? तो यही वजह है कि जो मुसलमान है चाहे हिंदू है, दोनों भारत में संविधान को ऊपर रखते हैं कि भैया अगर इसको झुठलाएंगे तो उल्टा हम ही फंस जाएंगे। ये तो छोटा मैटर है, हम बड़े मैटर में फंस जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ है, लेकिन हमें बहुत बड़ा अधिकार मिला है, वो है क्या? राइट्स। आपको जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान नहीं, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान किसी देश में है, वो है भारत। पूरा एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की कहीं है तो वो है भारत। सबसे ज़्यादा अधिकार और फ्रीली कहीं अगर किसी देश में लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, तो वो है भारत। पाकिस्तान के अंदर जो कि इस्लामिक कंट्री है, वहाँ भी आज भी ऑलमोस्ट 5% ऐसे मुस्लिम हैं जिनको मुहाजिर कहा जाता है। मुहाजिर इज़ अ उर्दू वर्ड जिसका मतलब है रिफ्यूजी। उनको आज भी वहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं है। मुसलमान होते हुए भी वहाँ वोटिंग राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको पाकिस्तान अपना नागरिक नहीं मानता। लेकिन भारत सबको वोटिंग राइट देता है, सबको अपना नागरिक मानता है। इतना अच्छा है भारत, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए सब भरोसा करते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ गए? चलिए डन। आगे देखो, नंबर 9 क्वेश्चन है, हाउ डज इंडिया स्टेट प्रिवेंट द रिलीजियस डोमिनेशंस बाय यूजिंग द स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन? क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है सेक्युलरिज्म का। मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, व्हाट इज सेक्युलरिज्म?
सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्षता, मीन्स नो गवर्नमेंट और स्टेट विल प्रमोट और फॉलो एनी रिलीजन। कोई भी राज्य या कोई भी सरकार किसी भी धर्म को न प्रमोट करेगा न किसी धर्म को फॉलो करेगा। क्या मतलब है इस बात का? ये भारत में है। देखो ध्यान दो, हमारा इंडिया, हमारा भारत का नाम है केवल भारत। हम क्या है? भारत। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का नाम क्या है? पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये ऑफिशियल नाम है पाकिस्तान का। हम लोग सिंपली पाकिस्तान बोल देते हैं, बट ऑफिशियल नाम है, जाके गूगल कर लेना आज, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नाम में ही है इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब पाकिस्तान इज ट्रूली अ मुस्लिम इस्लामिक कंट्री। वहाँ केवल एक ही धर्म को अलाउ है, वो है इस्लाम। तो जो इस्लाम को मानता है वही पाकिस्तान में रह सकता है, वही पाकिस्तान में ओपनली अपना पूजा पाठ कर सकता है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सिख हैं, अगर आप बुद्ध हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, आप वहाँ जगराता नहीं लगा सकते माता रानी का। 4 को पुलिस वाला आएगा, मार डंडा के भगा देगा, सब तोड़ फोड़ के हटा देगा। अफगानिस्तान पूरा नाम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, प्योरली मुस्लिम कंट्री है। बांग्लादेश पूरा नाम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इसीलिए पिछले साल की न्यूज़ थी, आपने शायद देखा हो ना देखा हो, कि नवरात्रा के समय माता के जगराता हो रहा था। कुछ हिंदू, वहाँ भी हिंदू हैं, कर रहे थे। बहुत बड़ी एक भीड़ आई और भीड़ ने पंडाल के अंदर घुस के मूर्ति, पंडाल सबको तोड़ दिया, आग लगा दिया, पिटाई भी किया हिंदुओं का। मैटर बहुत वायरल हुआ था। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से लोग हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे थे, फलाना ठिकाना हो रहे थे। वहाँ पे जो हिंदू हैं उनको खतरा है, ऐसा बोल रहे थे। दिस इज़ व्हाट इज दैट। क्यों? क्योंकि वहाँ अलाउ ही नहीं है, वो एक प्योरली मुस्लिम कंट्री है। लेकिन भारत क्या है? वी इन गवर्नमेंट विल प्रमोट नो रिलीजन। याद रखना, नरेंद्र मोदी कभी नहीं सुनोगे तुम कि वो किसी भी मंच से खड़ा होकर ये बोले कि मित्रों हिंदुत्व सबसे बढ़िया धर्म है मित्रों। ऐसा वो कभी नहीं बोलते हैं। वो कभी नहीं बोलते हैं कि मित्रों हमारी सभ्यता के लिए हमें ऐसे प्रमोट करना है। मित्रों आप हिंदू हैं तो हिंदुत्व को बचाइए और छा जाइए, दूसरे धर्म वालों को खा जाइए। ऐसा वो कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, आप नरेंद्र मोदी को कभी नहीं देखोगे कि वो टोपी लगा के इफ्तार पार्टी में जाते हुए, टोपी पहन के, मुस्लिम वाली इस्लामिक टोपी पहन के किसी मस्जिद में जाते हुए, ये आप नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? बिकॉज बीइंग अ पर्सन ही इज हिंदू। वो बीइंग अ प्रधानमंत्री किसी मंदिर में नहीं जाते, वो बीइंग अ पर्सन किसी मंदिर में जाते हैं। समझो मेरी लॉजिक को। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है तो एक इंसान भी तो है। मैं आपका टीचर हूँ, मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, साथ में मैं हिंदू ब्राह्मण भी तो हूँ। मैं किसी मस्जिद में नहीं अगर जाता, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मस्जिद के लिए बुरा मानता हूँ या उसके लिए बुरा भला बोलता हूँ। मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे को अपने धर्म से ज़्यादा प्यार है। अगर कोई मुसलमान है तो अगर वो मंदिर नहीं आता तो ऐसा थोड़ी कि वो मंदिर का द्रोही है, वो एगेंस्ट है मंदिर के। नहीं, वो एगेंस्ट नहीं है, वो फ्री है अपने धर्म को मानने के लिए। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी या सरकार कभी भी भारत में किसी धर्म को प्रमोट नहीं करती। वो व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनल तौर पे किसी भी धर्म को मानने के लिए आज़ाद हैं। क्लियर है मेरी बात? कभी कोई नेता नहीं बोल खड़ा होकर स्टेज से ये कहता, और कहेगा तो उस पर देशद्रोह का केस होकर जेल चला जाएगा कि आप हिंदू हैं मुसलमानों को मार दीजिए, आप मुस्लिम हैं हिंदुओं को मार दीजिए। ऐसा कोई नहीं कह सकता। आप हिंदू हैं, सारे मुसलमानों को हिंदू बना लीजिए, आप मुसलमान हैं, सारे हिंदुओं को मुसलमान बना लीजिए। ऐसा भारत में कोई नहीं कह सकता। कहेगा तो वो जेल जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। बात नहीं समझ रहे हैं आप? लेकिन पाकिस्तान में ये होता है। पाकिस्तान में फरमान निकलता है कि जितने हिंदू है या तो उनको मार दो, नहीं तो उनको कन्वर्ट करा लो मुसलमान में, तभी उनको जिंदा रहने दो, क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है। लेकिन हम कोई रिलीजियस कंट्री नहीं है।
हमारे यहाँ क्या है, सर्वधर्म सम्मान, हर धर्म की इज्जत और सम्मान की जाएगी। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड। देखो लैंडस्लाइड्स की क्या क्या कारण है। अर्थक्वेक पहला रीजन हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी दूसरा रीजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब लैंडस्लाइड एंड मिटिगेशन मैकेनिज्म इन ब्रीफ। इसको तो लिखवाना पड़ेगा, अगले दिन लिखवा दूंगा। नेक्स्ट, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन कंपनीज टू इंडिया, भारत में यूरोपियन क्यों आए। नंबर 1 कॉटन, कॉटन कपड़े की वजह है। नंबर 2 कैडमॉम, पिपर, ब्लैक पेपर, टी, कॉफ़ी, ये इंडिगो, ओपियम, ये वो प्रोडक्ट्स थे जिसको लेने या खरीदने के लिए वो लोग भारत आए। क्लियर है बात। नेक्स्ट, हाउ डिड द एग्जॉप्शन ऑफ दीवानी बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बात तो दीवानी क्या है वो समझ लो। दीवानी के जो है ये सेकेंड चैप्टर से है हिस्ट्री का। बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, दो बातें हैं, ध्यान से सुनिए। ब्रिटिशर्स ने जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को क्या दिया, बंगाल में ट्रेड करने का अधिकार दिया, तो औरंगजेब के बाद चूंकि मुगल साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो गया था, तो अंग्रेज मुगलों को टैक्स देना कम कर दिया, बंद कर दिया ऑलमोस्ट। तो हुआ क्या कि बंगाल का नवाब जो था उस समय सिराजुद्दौला था, उनके साथ 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ, जिस बैटल ऑफ पलासी में सिराजुद्दौला हार गया बिकॉज ऑफ हिज ओन चीफ, अपने ही सेनापति की वजह से। सेनापति था कौन, मीर जफ़र। मीर जफ़र क्या किया, जाके मिल गया अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने मीर जफ़र को लालच दिया कि हमारा साथ दो, हम तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। मीर जफ़र लालच में पड़ गया और मीर जफ़र ने क्या किया, 80% सेना जो मीर जफ़र के पास थी उसको लेके मैदान में, लड़ाई के मैदान में पहुंचा ही नहीं। 20% सेना के साथ सिराजुद्दौला पहले पहुंच चुका था, उन पे भी अंग्रेजों ने हमला रात में किया जब सिपाही सोए थे, इसलिए सिराजुद्दौला हारा। हारने के बाद मीर जफ़र बिकम द न्यू नेक्स्ट नवाब। अब ये कैसा नवाब था, तो ये पपेट नवाब था, मतलब अंग्रेजों के इशारे पे चलने वाला। लेकिन एक साल के अंदर 1758 तक इसके अंदर भी ईमान जाग गया। भैया नवाब था, अंग्रेज बोलते कि हाई कर दो, मतलब ऑर्डर निकाल दो, वो ऑर्डर निकाल दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। इसको लगा कि यार हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, कभी भी आता है और टपली मार के बोलता है कि ये कर दो, हम नवाब ठहरे। तो नवाब के अंदर नवाबी जाग गई। नवाबी जाग गई तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ फरमान निकाल दिया कि कुछ नहीं मानेंगे तारा आपसे, हम नवाब हैं, हम तुम्हारा अब एक बात नहीं मानेंगे, टैक्स तुमको देना होगा, तुम्हारा कारोबार ट्रेड को रोक लगा देंगे। तो ब्रिटिश कहा कि बाबू हमरे बिल्ली हमरे से मियाँ हो, रुको बताते हैं तुमको। अब देखो मीर जफ़र का, याद रखना धोखे का फैसला या जो ओवरऑल आउटकम होता है वो धोखा ही होता है। कबीरदास जी की कहावत है, दोहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। सेम बात, मीर जफ़र का सेनापति था मीर कासिम। ब्रिटिश पहुंच गया मीर कासिम के पास, कहा कि बाबू अगला नवाब बनने का मन है तो जफरवा को अरेस्ट कर लो, सारा सेना लेकर घुस जाओ महल में, इसको अरेस्ट कर लो, तुमको अगला नवाब बना देंगे। कासिम बोला कि बाबू एकदम तैयार है। तो 1758 आते आते कासिम सेना के साथ घुस गया, तलवार रख दिया जफर के गर्दन में, कहा कि बाबू निकल लो जेल में, नहीं तो काट देंगे। जफर जेल में, कासिम बन गया नया नवाब। कैसा नवाब, पपेट नवाब, उससे भी बड़का पपेट। लेकिन नहीं, नवाब तो नवाब है, नवाबी तो चढ़िए जाता है। भाई साहब के अंदर भी 2 साल में नवाबी जग गया, 60-61 आते आते। नहीं, इन्होंने भी वही काम किया, सारा कुछ बैन कर दिया, कहा कि नहीं करने देंगे, हमारा बात मानोगे तो ही चलेगा। अब लॉजिक ये हुआ, फिर कहा कि तो गजब हेडेक है यार। अब बोला कि ठीक है रुको। अच्छा, कासिम एक कदम आगे निकला। कासिम क्या किया, अपना सेना
अवध के नवाब और मुगल राजा जो उस समय थे, उन तीनों सबको बुला के एक बड़ा ग्रुप बना लिया और तैयार हो गया अंग्रेजों पे हमला करने के लिए कासिम। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। और इस तरीके से बक्सर के मैदान में 1764 में मीर कासिम, शुजाऊ धौला और शाह आलम टू, बिल्कुल सही, तो शाह आलम टू, देख रही हो, हाँ संस्कार बोला, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ टॉपर्स, बहुत बढ़िया। 95% वाला कैटेगरी में घुस रहा है, देख लो, समझ लो। अब अकेले नहीं हो तुम जंगल में, और भी लोग हैं जो शिकार कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे शिकार करना, है ना, है ना। तब शर्मा गया बेचारा। अच्छा, तो शाह आलम द्वितीय, बहादुर, शुजाऊ धौला और मीर कासिम तीनों मिल गए, भिड़ गए अंग्रेज से। वो अलग बात था कि अंग्रेज जीत गए, तीनों हार गया। हारने के बाद जफरवा जो जेल में था, जफरवा मान गया। जफरवा को ऑफर दिया कौन, ब्रिटिश, कि बाबू की विचार, नवाब बनोगे, हमारे इशारे पर चलोगे। जफरवा कहा कि जेल में रहने से अच्छा है कि नवाबे बन के रहे। मतलब सिंपल बात है कि रोड पर जो कुत्ता रहने से अच्छा है कि घर में का कुत्ता बने। नहीं, रोड पर धूप लगेगा, धूल लगेगा, कभी खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, फेकल सड़ल गरल खाना होगा। कम से कम घर में रहेंगे तो ठंडा में रहेंगे, पंखा कूलर एसी में रहेंगे, बढ़िया बढ़िया चिकन मटन का पीस मिलेगा। तो कुत्ता तो है लेकिन घर का कुत्ता बन गया, है ना। तो कुल मिला के हुआ यूं ही कि ब्रिटिश बन गया। अब यहीं पे ब्रिटिशर्स को मिली दीवानी। ये दीवानी क्या है, तो टैक्स कलेक्शन का राइट। असली आंसर अब आया, इतना घुमा फिरा के जो कहानी सुनाए। व्हाट इज दीवानी? दीवानी मीन्स द पावर ऑफ टैक्स कलेक्शन इन बंगाल। तो बंगाल में टैक्स वसूलने का काम किसका हो गया? अब अंग्रेजों का हो गया। आप कहोगे सर इससे फायदा? इससे फायदा ये हुआ बच्चों कि पहले जब अंग्रेज हमारे भारत से खरीदता था ना, क्या कपड़ा, कॉटन, कार्डामम, ब्लैक पेपर, टी, कॉफ़ी, तो वो अपने इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर लेके आता था और उसके बदले में खरीद के लेके जाता था। अब क्या हुआ, दीवानी मिलने के बाद इनके पास टैक्स जो आने लगा, हमारा टैक्स, उस टैक्स में से ये अपना कमीशन छांटते थे। अब कोई भी काम करेगा तो काम का पैसा लेगा ना भाई, तो अंग्रेज टैक्स में से कमीशन निकालने लगे और ये कमीशन का पैसा इतना होता था कि अब वो इसी कमीशन के पैसे से सारा सामान खरीद के लेके चले जाते। मतलब उनको अपना आप कुछ लाने की ज़रूरत नहीं थी, हमारा ही पैसा वसूल के हम ही से सामान खरीद के लेके चले गए। 100% प्रॉफिट। एग्जाम्पल देते हैं, आप किसी होटल में पहुंचे, आप 1 रुपया काउंटर पे जमा नहीं किए, पहले भर पेट खा लिए और उसके बाद कहे कि लई तंगा प्लेट धो देते हैं। नहीं, उसके किचन में घुस गए, उसका प्लेट धो दिए, 50 को प्लेट पे हाथ मार दिए, कहे कि बाबू 50 को प्लेट धो दिए, 200 का खाना खाए थे, पैसा सौध गया, अब जा रहे हैं। तो तुम कुछ नहीं ना इन्वेस्ट किए जी, आप तो कुछ इन्वेस्ट नहीं ना किए, 200 रुपया नहीं ना दिए, अपना आधा घंटा समय दे करके प्लेट धो दिए। यही काम अंग्रेज करने लगे, हमारा ही, हमसे ही टैक्स वसूल के उसी में से पैसा छांट के वही पैसा हमको दे के हमसे सामान खरीद के लेके चले जाते हैं। अब वहाँ पूरा पूरी बेच लेते 100% में। क्लियर हो गई बात? नहीं समझे? दिस इज व्हाट द दीवानी मीन्स। ऐसे डाउट लाओगे ना तो बहुत बेनिफिट होगा। अरे यार चलिए, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट डे और बहुत सारे डाउट्स के साथ। चलिए।